आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, ये बात सैकड़ों बार कही जा चुकी है। फिर भी इंसानियत देखते हुए केंद्र सरकार ने कश्मीर में रमजान के महीने में सीज फायर का एक तरफा ऐलान किया। उम्मीद थी कि आतंकी और उनके आका कुछ तो इंसानियत दिखाएंगे, लेकिन आतंकियों ने साबित कर दिया कि वो इंसान ही नहीं है। रमजान खत्म होने से ठीक पहले कश्मीर में आतंकियों ने जो किया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीनगर में पत्रकार शुजात बुखारी की आतंकियों ने गुरुवार की शाम गोली मारकर हत्या कर दी। शुजात बुखारी राइजिंग कश्मीर के संपादक थे और कश्मीर के मसले पर अपनी बेबाक आवाज के लिए जाने जाते थे। वहीं दूसरी ओर आतंकियों ने सेना के जवान औरंगजेब को अगवा किया और फिर बेरहमी से मार डाला। राष्ट्रीय राइफल्स में राइफलमैन के पद पर तैनात औरंगजेब ईद के लिए घर जा रहे थे। ये नेता लोग दुनिया को मरवा रहे हैं, इन नेता लोगों को हटाया जाए, कश्मीर से बाहर निकाला जाए और एक साइड से सफाया करके दूसरी साइड से पीर गली से बाहर निकाला जाए। जो गैर लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, ये सफाया किया जाए। ये मैं अगर नरेंद्र मोदी हो तो मैं 72 घंटे की उनको बोल देता हूँ, नहीं तो हम खुद बदला लेने के लिए तैयार है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारी इंडियन हमारे आर्मी हम देश के लिए जान कुर्बान करते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। It's a loss to the profession, it's a loss to the society, it's a loss to the family. You think it's a big loss for our fraternity? It is. It's a very, very huge loss. It will take a lot of time, if at all, it can be filled at all. मेरा दोस्त चला गया, मेरा छोटा भाई चला गया, वो मेरे लिए बड़ा सानिया है। ये सियासत है, वो मैं सियासत में नहीं पढ़ना चाहता और मैं इनके एक बहुत बड़े अदीब भी थे, बहुत बड़े कलमकार भी थे, सहाफी तो उनकी कलम तो दूर चारों तरफ से थी, उधर भी और इधर भी। लेकिन ये चीजें जो हैं मेरे ख्याल में ये लॉस तो पूरी कौम की होती है। इनके माँ बाप का तो है ही लॉस, इनके भाई बहनों का तो है ही लॉस, लेकिन ये लॉस जो होती है एक पूरी कौम की हैसियत है। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सीज फायर का मकसद पूरी तरह फेल रहा। आतंकियों ने इसका फायदा उठाया। कश्मीर में रमजान के महीने में 27 दिनों के दौरान आतंकी हमलों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। कश्मीर के हालात खराब हुए। गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर चल रहा है कि कश्मीर में हालात सुधारने के लिए क्या किया जाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ईद के बाद फैसला होगा कि आगे क्या करना है। वैसे अब पूरा देश मांग कर रहा है कि आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू हो। In the month of Ramzan, they should pick up a person who was unarmed and behead him in this manner. It doesn't behove any person who has a little faith in religion. देश मीडिया के इतने बड़े व्यक्ति की वहाँ हत्या हुई है की बातें आती हैं। हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर कार्रवाई की है। आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, आरोपी बचेंगे नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कोई आरोपी नहीं बचेगा। आने वाले समय में उनको छोड़ा नहीं जाएगा, नई रणनीति तैयार करके। और खास करके ये जो सिक्योरिटी रिव्यू के लिए कल ही मैंने उसको बोला था, कल जो सारी कश्मीर विशेष करके जो ईद के इस मौके पर ऐसा होना बड़ा चिंता का विषय है। ये ईद की जो बाद इस घटना पर पूरा जांच भी की जाएगी और उन लोगों को बाहर। तो सवाल उठता है कि क्या आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। हमारे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, RSN सिंह साहब है, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं। शिवदान सिंह जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं, क्या आर पार की लड़ाई होगी? अब मैं कह रहा हूं इस वक्त पूरा समय आ गया है कि जब हमें आर पार की लड़ाई करनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रोवोकिंग एक्शन पाकिस्तान की ISI ने किया है कि हमारे एक निहत्थे जवान की हत्या करके, ये खासकर इस जवान की जो कश्मीर को बिलोंग करता था, और इसको हमें प्रोवोक करने के लिए उसी प्रकार उसकी हत्या की। एक यंग ऑफिसर की हत्या की गई थी कुछ समय पहले, लेफ्टिनेंट फैयाज की। तो हमें ये एक तरह से इन्होंने चेतावनी दी है पाकिस्तान की ISI और अलगाववादियों ने कि हमको इन्होंने प्रोवोक किया है और हमें इस वक्त इस जो उन्होंने एक्शन किया है, जो एक हमारे जवान की, निहत्थे जवान की इतनी बुरी तरह से हत्या की है, इसको हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, शुजात बुखारी साहब की जो हत्या की है, यह भी एक तरह का हमें चेतावनी है कि आप जो चाहे कर लें हमारा। और पाकिस्तान की ISI को मैं पहले से ही इस बात का सोचता था जब ये सीज फायर की बात की गई थी कि ये इस दौरान में हमारी इंडियन आर्मी को इस कंडीशन के लिए फोर्स करेगी
कि हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और इस तरह से वो लोकल जो वहां के लोग वहां के भावनाओं को उत्तेजित करें, जिससे कि दिखाएं कि देखिए पाकिस्तान इंडिया की आर्मी कितनी ब्रूट है और कितनी निर्दयी है। मगर हमने फिर भी अपना पेशेंस दिखाया। मगर अब समय आ गया है जब इस रमजान के एंड में इन्होंने एक हमारे जवान की हत्या की है और सुजात बुखारी साहब की हत्या की है। ये दोनों जो हत्याएं हैं ये हमें चेतावनी दे रही है और हमें बिल्कुल तैयार कर दिया इन्होंने कि हम इनके खिलाफ पूरा एक्शन लें और इसको वंस फॉर ऑल इस प्रॉब्लम को समाप्त करें। RSN सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं और दर्शकों को आप समझाएं कि क्या कारण है कि 2 कश्मीरियों को, हिंदुस्तानी तो थे वो, पर 2 कश्मीरी लोग हैं जिनको कल मारा गया है, जिनकी कल हत्या की गई है। आतंकी ये करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है कश्मीरियत और दूसरा है ग्लोबल जिहाद। बुखारी साहब को इसलिए मारा गया क्योंकि वो कश्मीर को बड़े गहराई से जानते थे। एक प्रोफेशनल उम्दा किस्म के जर्नलिस्ट होने के नाते उनकी कश्मीर पे उनकी काफी गहरी उनकी सोच थी। और दूसरा कि वो कश्मीरियत के बहुत बड़े पुजारी थे। अभी वो वहां पे कश्मीर में लिटरेरी फेस्टिवल करवाना चाहते थे और भी कई कश्मीरियत के कई कॉजेस के साथ वो जुड़े हुए थे। तो देखिए, जो ये जिहादी हैं उनको सबसे बड़ी दुश्मनी बुखारी साहब से कश्मीरियत को लेके ही थी। तो ये लड़ाई है जिहादी और कश्मीरियत के बीच में। दूसरी बात है ये ग्लोबल जिहाद की, जो ये सारा कुछ रमजान में हो रहा है। अब आप देखिए कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट विडोडो ने एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के उलेमा का एक मीटिंग करवाया। उसमें कोई 70 से ज्यादा उलेमा थे। प्रेसिडेंशियल पैलेस में मीटिंग हुई और इन्हीं चीजों पे विचार किया गया कि ये ग्लोबल जिहाद, ये फिदाइन अटैक्स, सुसाइड बॉम्बिंग, ये गैर इस्लामिक है। और अब अगला जो इनका मीटिंग होने वाला है वो जद्दा में होने वाला है और जहां वहां के प्रिंस सुल्तान जो है खुद इसकी पेट्रनेज कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड में इस्लामिक वर्ल्ड में ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है सर, बिल्कुल सुनाई दे रही है, आप बोलते रहिए। अगर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ये हो रहा है तो ये बताइए कि ये मुफ्तीज और ये अब्दुल्ला और ये जो आपके हुर्रियत और वहां के तमाम जो ये रिलीजियस लीडर्स हैं वो किस मुकाम पे इनको ढकेल रहे हैं? वो कौन सी मंजिल है साहब? वो मंजिल जो कि कभी हासिल नहीं हो सकता है, वो अल कायदा वाली मंजिल, वो आईसिस वाली मंजिल, वो लश्कर तोयबा वाली मंजिल, वो मंजिल वही जो खून के रास्ते से होके गुजरती है और जिससे कुछ हासिल नहीं होता है। तो अगर खून पीने की आदत लग गई हो तो रोजा क्या और रमजान क्या और कश्मीर क्या और काफिर क्या? तो जब आप लड़ाई की बात करते हैं ना, मैं उन लोगों में से नहीं, मैं आर पार की लड़ाई से मेरा मतलब ये है कि पहले आप ये अपने अंदर के तत्वों को ठीक करें। आप प्रॉक्सी वॉर के 2 फेसेट्स होते हैं, जो बाहर से हो रहा है और जो अंदर के तत्व कर रहे हैं। आपने कोई डिस्कोर्स बदलने की कोशिश की, इंडोनेशिया लगा हुआ है, अफगानिस्तान लगा हुआ है, कई लोग अभी मैंने आपको बताया सऊदी अरेबिया में। आपकी कोई सोच नहीं है ग्लोबल जिहाद के ऊपर में। आपको कोई इसका इंटेलिजेंस नहीं है कि कौन इसको किस तरह से इंपीटेंस दे रहा है। और आप रमजान में आप ऑपरेशन सस्पेंड कर देते हैं, ये जानते हुए कि रमजान का सैंक्टिटी पिछले कई सालों से बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये जो शहरी और इफ्तार के बीच में ये देखिए ये कैसी कार्रवाइयां हो रही। पता नहीं कहां से इन जिहादियों को इतना एनर्जी आ जाता है तहरी और इफ्तार के बीच में। तो इसको आप लोगों ने एड्रेस नहीं किया और मैं आपको बता रहा हूं कि यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा नहीं है। आपको अगर दुश्मन को जानना है तो उसकी आइडियोलॉजी को जानो और उसकी आइडियोलॉजी को एड्रेस करो। लेकिन हम जैसे ही करते हैं, अरे धर्म की बात मत करो, धर्म की, अरे सारा मसला धर्म का है साहब।
आज कश्मीरी पंडित कन्वर्ट कर जाए, आप देखिए वो कम चले जाएंगे घाटी में और हुर्रियत के नेता उनको दामाद भी बनाएंगे। तो ये जो लड़ाई जो आर पार की लड़ाई, ये लड़ाई करनी है, उसके लिए हिम्मत करो और दिमाग चाहिए और बुद्धि चाहिए और विवेक चाहिए उसके लिए। ठीक है, बुद्धि और विवेक चाहिए। डॉक्टर जफर इस्लाम, सीधी बात कि क्या हम एक सॉफ्ट स्टेट बन गए हैं? रमजान के महीने में सीज फायर एक तरफा डिक्लेयर करके हमने ये दिखा दिया कि हम उन्हीं लोगों के हाथ में खेल रहे हैं जो बातचीत का नाटक खेलते हैं। बातचीत करो, हुर्रियत से करो, वार्ताकार से करो, इससे करो, उससे करो। जो लोग बंदूक की भाषा समझे उनको हम बातचीत खेल के मनाना चाहते हैं। देखिए दीपक जी, लोगों की गलतफहमी को पहले दूर करना चाहता हूं, इसलिए कि इमोशनल होकर तो कुछ भी कह सकते हैं लोग, हकीकत को इग्नोर करके इमोशन ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन मैं हकीकत आपके सामने बताना चाहता हूं कि सरकार की क्या नीति है। सरकार ने कोई सीज फायर का कोई विड्रॉल नहीं किया है उन लोगों के लिए जो देश के दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं और देश के और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, जो देशद्रोही हैं, उनके लिए कोई सीज फायर नहीं है। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं। कुछ लोगों को शायद इस बात की अगर जानकारी नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके दर्शक भी जान लेंगे कि सीज फायर ना तो बॉर्डर पे है, सीज फायर ना तो ऐसे लोगों पर जो आतंकवादी हैं। सीज फायर किस पे है? सीज फायर जो 90-95% वो देश प्रेमी जो कश्मीर में रहते हैं उनके लिए है। नहीं, उनके लिए तो बंदूक ही नहीं है जनाब। वो 90-95% लोग जो वहां पर रहते हैं, राजी खुशी रहते हैं, भारत को अपना देश समझते हैं, उनके लिए तो बंदूक की जरूरत ही नहीं है। बंदूक की जरूरत तो उन 5% लोगों के लिए है जो इस तरह की डिस्टर्बिंग हरकतें करते हैं, जैसे कल 2 हरकतें हुई, 2 हत्याएं हुई। कर्नल शिवपाल सिंह, ये सवाल आपसे। देखिए, मैं पूरे देश को यह वाजिब कर देना चाहता हूं कि 1947 से पाकिस्तान में कुछ फ्यूडल एलिमेंट्स ने सत्ता पर काबिज रहने के लिए मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का नजरिए का इस्तेमाल किया और उसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में लड़ाया रूसी सेनाओं के खिलाफ। वही फंडामेंटलिस्ट, वही सत्ता के भूखे लोग कश्मीर में इस जिहाद, जो जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जिहादी नहीं है, ये केवल सत्ता के भूखे हैं और ये कट्टरपंथी, ये आतंकवादी हैं। तो इनको जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि जो कश्मीर में हो रहा है, ये सब सत्ता हड़प करने के लिए हो रहा है और उसके बाद ये उसी तरह पछताएंगे जिस तरह पाकिस्तान को अलग करके जिन्ना साहब पछताए थे। और अभी तक हमारे भारतवर्ष से जो हमारे भाई वहां गए पाकिस्तान में 1947 में, अभी तक वो शरणार्थी की कंडीशन में है। तो मैं कश्मीर की जनता को बता देना चाहता हूं कि इन सत्ता के भूखे लोगों से, ये जो आप लोगों को मिसगाइड करके ये अलगाववादी और ये आजादी का नारा उठा रहे हैं, ये सब आपको बहका रहे हैं और आपको नरक में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्क में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि एक तरफा सीज फायर क्यों? किसने किया? किस स्ट्रैटेजी के तहत किया? क्या करने के लिए किया? क्या हम एक बार फिर हुर्रियत से बातचीत की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए साहब, मैं इस सीज फायर के शुरू से खिलाफ हूं, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर में ऑपरेट करके देखा है। वहां पर पाकिस्तान की आईएसआई ऐसे मौकों की तलाश में रहती है, ये अलगाववादी ऐसे मौकों की तलाश में रहती है कि वहां पर एक ऐसा सीन दिखाया जाए वहां के लोगों को कि देखिए भारत की आर्मी कितनी खराब है, ये कितनी ये निर्दयी है, कितने ये ब्रूट हैं। तो ये मैं जानता था कि सीज फायर की आड़ में ये और किलिंग्स बढ़ाएंगे और वहां की जनता को बिलीव कराएंगे कि भारत की आर्मी को मुस्लिम सेंटीमेंट से कोई मतलब नहीं है। गौहर गिलानी जी मेरे साथ हैं, फोन लाइन पर, पत्रकार हैं और कश्मीर से मेरे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। गौहर गिलानी जी, आखिर शुजात बुखारी को मारकर आतंकी क्या साबित करना चाहते हैं? दीपक चौरसिया साहब, जो शुजात बुखारी हैं वो एक वरिष्ठ पत्रकार थे कश्मीर के और उनकी जो मौत है वो पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक जाहिर एक सदमा है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और जो 1989 से 1989 से अभी तक जो है ये 5वें ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो किसी न किसी गोली का शिकार हुए हैं, और उसके बाद जो 30 से ज्यादा जो जर्नलिस्ट हैं वो अब तक शदीद तौर पे घायल जख्मी हुए हैं, और इस तरह बहुत सारे जो न्यूज़पेपर ऑफिसेज हैं उन पर अटैक्स हुए हैं डिफरेंट स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से। तो ये ओवरऑल जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और मीडिया की जो आजादी है उस और पेन की जो आजादी है उसको, यानी आपको खुद जानते हैं कि एक पत्रकार जो होता है वो सबको खुश नहीं कर सकता। वो जब लिखता है या कुछ कहता है तो जाहिर है उसमें क्रिटिसिज्म भी होता है, उसमें एनालिसिस भी होता है। तो उस हिसाब से यही है कि ये जो अटैक था ये जाहिर है एक ऐसी प्रो मॉडरेशन और प्रो डायलॉग और प्रो रेजोल्यूशन की आवाज जो थी उसको दबाने की एक कोशिश थी, जो जाहिर है जो मीडिया फ्रेटर्निटी है कश्मीर की उसको खामोश नहीं होने देगी और अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करती रहेगी। गौर साहब, आज सेना की तरफ से बयान आया है कि सत्ता के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है या हाथ है। आपको क्या लगता है किसका हाथ है इसके पीछे? क्या पाकिस्तान का हाथ है? जो विदाउट एविडेंस आपके लिए भी मुश्किल है बताना, मेरे लिए भी मुश्किल है बताना, क्यों हमने आज तक देखा जितनी भी किलिंग्स हुई है या जितने भी है इसमें दोनों कुछ किलिंग्स में स्टेट एक्टर्स का हाथ था, कुछ में नॉन स्टेट एक्टर्स का हाथ था। तो दोनों के लिए जो जर्नलिस्ट हैं वो अजाब जानलेवा होते हैं, और उसमें ये हमारे लिए जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती हमारे दोनों के लिए प्रीमेच्योर होगा कोई भी एनालिसिस करना, जल्दबाजी प्रीमेच्योर होगा। लेकिन आपको क्या लगता है सीज फायर के टाइम 3 गुना हमलों में बढ़ोतरी, ये क्या दिखाता है कश्मीर के अंदर? इस पर आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, पहले तो जो सीज फायर की जो टर्म है वो खुद ब खुद एक कंट्रोवर्शियल टर्म बना दी गई, क्योंकि इसमें जो डिफेंस एनालिस्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ये सीज फायर नहीं बल्कि नीको है, नॉन इनिशिएशन ऑफ कॉम्बैट ऑपरेशंस है, और फिर कुछ लोगों ने इसको रमजान सीज फायर का नाम दिया। तो इसको जाहिर है कि इसके जहां तक जो इंडिया पाकिस्तान का जो नवंबर 2003 का जो सीज फायर था बॉर्डर्स पे, एलओसी पे और वर्किंग बाउंड्री पे, वो एक अलग चीज थी, और उसमें दोनों मुल्कों ने कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी और जो डीजीएमओस की मीटिंग्स वगैरह थी उस पर काम हुआ था। लेकिन जो कश्मीर की जो ग्राउंड सिचुएशन है वहां इसको कामयाब बनाने के लिए जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था, ताकि जो सारी पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इसको। गिलानी साहब, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा इसमें स्टेट एक्टर्स भी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, तो क्या स्टेट अपने आप सिचुएशन को खराब करेगी कश्मीर में सुजात बुखारी साहब की हत्या करके? ये कौन बोल रहे हैं? मैं कर्नल शिवदान सिंह बोल रहा हूं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि उनके जो, मैंने कहा जितने भी अटैक्स अभी तक हुए हैं जर्नलिस्ट पे पिछले 30 साल में, उनका जो मैंने विश्लेषण आपके सामने रखा उसमें अगर आप पढ़ेंगे बिटवीन रॉक एंड हार्ड स्टोन, आप देखेंगे कि जैसे परवाज सुल्तान थे या बीबीसी के जो वरिष्ठ पत्रकार उस समय के थे यूसुफ जमील साहब, उनके ऑफिस पे अटैक हुआ था और वहां पार्सल बॉम्ब के जरिए एक मुश्ताक अली उनके कॉलीग मारे गए थे। उसके साथ ही एक और वरिष्ठ पत्रकार थे शाबान वकील साहब जो अलसफा के एडिटर थे, और इसी तरह बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी हत्या की गई। और अगर आप उन सारे अटैक्स को देखेंगे, कुछ में स्टेट एक्टर इन्वॉल्व थे, कुछ में नॉन स्टेट एक्टर थे, ये मैंने कहा। ठीक है, हम आपके पास आएंगे गिलानी साहब, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, अब वक्त नहीं आ गया है। RSN सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब हम इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये साउथ कश्मीर तक लिमिटेड हैं, क्यों इन्हें खदेड़ कर बाहर नहीं निकाला जा सकता है? एक ऑपरेशन चलाया जाए ऑल आउट की तरह और सेना इनको खदेड़ के बाहर निकाल दे, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि ये साउथ कश्मीर के, आप जिसको 9% या 10% एरिया बोलते हैं, उसी के अंदर लिमिटेड है, तो इनको खदेड़ना इतना मुश्किल काम क्यों है? आपने बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, पिछले 8 साल के स्टैटिस्टिक्स निकाले गए हैं। पिछले 8 साल में अगर पूरा कश्मीर ले लें तो एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 467 यूथ ने ज्वाइन किया मिलिटेंट रैंक्स को, उसमें से 335 जो आपने फरमाया वो साउथ कश्मीर के हैं।
इट मीन्स मोर ऑलमोस्ट 65%, 65। और उसके बाद आप देखेंगे कि सेंट्रल कश्मीर में बहुत छोटे मात्रा में है और कुछ नॉर्थ कश्मीर में है। तो आपने, और इसमें भी जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट है, करीब मतलब अगर पूरा 467 ले ले तो 25% ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट से है। और आप देखेंगे कि जहां जहां जितना रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हुआ है उतना वहां से यूथ मिलिटेंट ज्वाइन किया है। आपने उसको एड्रेस नहीं किया। मैं अभी लश्कर तोयबा का एक डिक्टेट आया था शोपिया में कि महिला ऐसा बुर्का पहने कि उसका आंख के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, उसकी उंगलियां भी नहीं दिखनी चाहिए। किसी ने उसको कंटेस्ट नहीं किया इन चीजों को, वो आपने मुल्लों और मौलवियों पे छोड़ दिया। और आप देखोगे उसी डिक्टेट के बाद वो हमले तेज हो गए वहां पे, कॉन्वॉय ये जो स्टोन पेल्टिंग और ये जो होने लगा वो उसी के बाद से होने लगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रिलीजियस रेडिकलाइजेशन और ये जो आतंकवादी का ये हो रहा है। आप ठीक है, आर पार की लड़ाई से किसको परहेज है, लेकिन आप आर पार की, आप वही वाली बात है कि आपने हाईवे बना दी बहुत अच्छी, लेकिन उस हाईवे पे कौन सी विचारधारा ट्रैवल करेगी साहब, वो भी तो देखोगे ना। हर मुल्क हाईवे बनाता है, हर सरकार आएगी, कोई 4 लेन बनाएगा, कोई 8 लेन बनाएगा, कोई 12 लेन बनाएगा, अपने सब कुछ अपने बड़े बड़े हाईवे बनाए, लेकिन उस हाईवे पे, उस बुलेट ट्रेन पे कौन सी विचारधारा ट्रैवल करेगी? इस पर नेशन बिल्डिंग के लिए उस पर गौर करना होता है। आर पार की लड़ाई, आप अच्छी बात है, जान लीजिए कि खरीदे हुए हथियार से आर पार की लड़ाई नहीं होती है। आर पार की लड़ाई होती है ओरिजिनल इंटेलेक्ट से, और आपका इंटेलेक्ट ओरिजिनल है तो आपका हथियार भी इंडिजिनस हो जाएगा। ठीक है, मानिए आपकी बात। रमीज मखदूमी साहब हमारे साथ ये बहुत बहुत अहम बात है, मैंने बताई है। आर पार की लड़ाई पहले आपको हर आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी करना होगा। बिल्कुल आइडियोलॉजिकल लेवल पर करना होगा, और हमको कई स्ट्रैटेजीज के पास एक साथ काम करना होगा। इस पर मैं जफर इस्लाम से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कश्मीर चलते हैं। रमीज मखदूमी साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। मखदूमी साहब, शुजात बुखारी की इस हत्या को आप कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है? ये हत्या तो तमाम जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कंडम किया है। ये कश्मीरी जर्नलिस्ट के नामवर साफी की हत्या है। पूरे जर्नलिस्ट समाज कश्मीर का शोक में है, इस वक्त डूबा हुआ है पूरा कश्मीर का, क्योंकि वो सहाफती बरादरी में बहुत ही बड़ा नाम थे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया नाम थे वो, और उनकी हत्या से काफी दुख पहुंचा है कश्मीरी सहाफती बरादरी को। उसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, इसकी ये इम्पार्शियल प्रोब होनी चाहिए। स्टेट का हमने काफी सुना है, उन्होंने छेटी सिंह पोरा के वक्त भी हमें बताया था कि इन 6 यूथों ने सिक्वेस्टर किया था। फिर जब प्रोब हुई, अपनी ही प्रोब स्टेट की गलत निकली, उसमें साबित हुआ कि वो निर्दोष है। तो जब वो निर्दोष निकले तो स्टेट ने अब उसकी भी इंक्वायरी की थी, तो उसका नाम पड़ा बिहारीपुरा मैसेकर, और स्टेट ने खुद माना सीबीआई इंक्वायरी के जरिए कि वो निर्दोष की हत्या की गई। तो जो सुजात साहब की हत्या है, इस पे एक इम्पार्शियल प्रोब होनी चाहिए, तो भी इल्जाम लगाया जा सकता है कि ये किलिंग किसने की है। लेकिन ये किलिंग बहुत ही बड़ा ठेस है कश्मीर के जर्नलिज्म को, और ये कंडेमनेबल है। सब एसोसिएशन से कंडेम किया है इसको। आप कंडेम तो कर रहे हैं, हत्या को तो कंडेम कर रहे हैं, पर हत्या के पीछे कौन हो सकता है उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं। इसकी इंटरनेशनल प्रोब होनी चाहिए। हिंदुस्तानी रियासत ने जो यहाँ तक प्रोब की, नहीं इंटरनेशनल प्रोब से रमीज क्या मतलब है? इंटरनेशनल प्रोब क्यों चाहते हैं? क्या आपको अपने देश के सिस्टम पर भरोसा नहीं है? कोई विश्वास नहीं रहा है। उन्होंने जो मैसेकर्स की प्रोब की है पिछले 30 साल से, उनके नतीजे क्या आए हैं आप खुद देखिए। चाहे वो जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई है, वो स्टेट की प्रोब से मुतमईन नहीं है। मुसलमानों का तो सवाल ही नहीं है। कश्मीर में स्टेट एक पैरालिसिस के दौर से गुजर रही है। अच्छा रमीज साहब, मुझे ये बताइए, आप कश्मीर को एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम मानते हैं, तो मुझे बताइए क्या ये हत्या ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम का नतीजा है? जी, कश्मीर में जो कोई भी हत्या है, किसी को भी मरना है कश्मीर में या मारा जा रहा है बेचारा, ये एक जेनेसिस है जिसका जेनेसिस को पॉलिटिक्स में बसा है। और कश्मीर में जो जब भी किसी जगह गन आता है तो वो अपने साथ
लाशें बिछाता है। वायलेंस किसी के हक में नहीं है। अगर वायलेंस देखिए है तो कश्मीर में भुगता है। लेकिन इस वायलेंस का रूट कॉज पॉलिटिकल मसला है, जिसको इंडियन स्टेट 47 से लटक रही है। आप कैंसर को बैंडेड लगा रहे हैं और ये कैंसर बढ़ता जा रहा है। ये आप सोसाइटी में वायलेंस आ रहे, आप 47 से कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खाली माता पूछी कर रहे हैं। आपने शेख अब्दुल्ला को बंद किया, आपने 87 में जमहूरियत का गला घोटा, आपने 90 में क्रश करने की कोशिश की। 30 साल से आर्मी ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन इन चीजों से यहाँ पे हालात बद से बदतर हो रहे हैं। नहीं, मैं आपसे साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कर्नल सिद्धांत सिंह साहब आपसे एक सवाल पूछना बात करना चाहता हूं कि आपने इंटरनेशनल शब्द लेकर के आपने ये सिद्ध कर दिया कि ना तो आपको भारत के संविधान पर विश्वास है, ना भारत की किसी एजेंसी पर विश्वास है। क्या देखिए कितना क्या पूरा देश करप्ट हो चुका है? जी देखिए मेरे भाई, कश्मीर में 30 साल से क्या 70 साल से इंसानियत का खून हो चुका है। अगर इंसानियत का खून नहीं, मुझे ये बताइए रमित भाई, इंसानियत का खून कर कौन रहा है? स्टूडियो में बड़े बड़े मांगे पे, अगर मैं कहूंगा सख्त बात तो इंडियन स्टेट इंट्रोस्पेक्ट करे तभी कश्मीर में मामला हल होगा। रमित भाई, इंसानियत का खून कौन कर रहा है? वो सख्त बात बताइए जो बताना चाहते हैं। रमित भाई, इंसानियत का खून कौन कर रहा है? औरंगजेब को कौन मार रहा है? अगर पाकिस्तान ने भी ट्रबल्ड वाटर्स में फिश किया, उसका जिम्मेदार भी इंडियन स्टेट की गलत पॉलिसी है। क्या आप कश्मीर की कोई पॉलिसी बना नहीं पाए 70 साल से? आपको क्या करना है? आप तो ऐसे देख रहे हैं कि आपको कश्मीर का लैंड चाहिए लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए। आप पॉलिसी बनाइए तो थिंग्स विल मूव टुवर्ड्स बेटर। आपको बताइए क्या आपसे भेदभाव हुआ है? मुझे बताइए, भारत के मुकाबले, भारत के और प्रदेशों के मुकाबले आपको क्या कम सुविधा मिल रही है? क्या आपको 370 नहीं मिला हुआ है? क्या आपको और एक्स्ट्रा सेंट्रल की एड नहीं मिल रही है? क्या कमी है आपके साथ? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिले हैं, आप यूनिक जो स्ट्रेचर है उसको एंजॉय करते हैं, और क्या चाहिए? और पीओके में क्या एक्स्ट्रा पावर आपको मिली हुई है? जिन्होंने आपका ओट उठाया है यहाँ पे, आप उनसे पूछिए एनसी और पीडीपी से। अगर आप हम जैसे लोगों को लेबल जका के बंद कर सकते हैं, जो एनसी पीडीपी जिन्होंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ओट पूरा लिया है और भारतीय संविधान से चुन के आते हैं, वो दिन भर फिर क्यों राग अलापते हैं कि कश्मीर का पॉलिटिकल मसला हल कीजिए? यानी कि कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी है सोसाइटी में, जिससे वायलेंस पनप रहा है। ऐसे लोगों की आप ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करिए। यहाँ पे एक बड़ा हल्का ये, आप ऐसे लोगों की जो हत्या कर रहे हैं उनकी निंदा क्यों नहीं करते? आप औरंगजेब की हत्या की निंदा क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते कि मिलिटेंट ने जो किया वो गलत है? किसी हत्या से दुखी है हम। अगर दुनिया में किसी कौम ने भुगता है वायलेंस का तो वो कश्मीर ने भुगता है। मैं तो आपको यहाँ सजेशन दे रहा हूँ, आप एक बार रेफरेंडम कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सब साजिशें हैं आपके खिलाफ, आप प्लेबिसाइड कीजिए। आपको रेफरेंडम के अलावा रेफरेंडम भी आप जो है पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आप अगर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, आप मत डरिए, आप एक इलेक्शन कीजिए। आप पाकिस्तान को भी रमीज भाई का लीड है, आप रमीज भाई का लीड है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। रमीज जी आप लीड है बोल रहे हैं, शॉर्टकट है सोल्यूशन टू एंड द वायलेंस। रमीज भाई का लीड है। आप जो है वो बिरयानी खाएंगे, आप बिरयानी हिंदुस्तान की खाएंगे और बात पाकिस्तान की करेंगे। बिरयानी कहाँ हम मेरे भाई खा रहे हैं? हम तो 30 साल से लाशें उठा रहे हैं और अंधू और जख्मियों के हम मेरे भाई दीपक जी, मैं इनसे कुछ सवाल पूछूं कि आप यहाँ पे रेफरेंडम कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? नहीं, ये मसला काफी आगे बढ़ चुका है, ये एक नासूर बन चुका है। रमीज जी मेरा कुछ सवाल है, सुख चैन से बैठने दी। रमीज जी मेरा कुछ सवाल है जी, पूछे। ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती कहाँ की रहने वाली है? जी महबूबा मुफ्ती कश्मीर की रहने वाली है। वालिद साहब कहाँ के रहने वाले थे? उसने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उमर अब्दुल्ला कहाँ का रहने वाला है? कश्मीर एक मसला है। उनके वालिद साहब कहाँ के रहने वाले थे? उनके वालिद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? आई है तो अगर महबूबा मुफ्ती लद्दाखी भी बना क्या मुख्यमंत्री? जम्मू का हिंदू भी बना क्या कभी मुख्यमंत्री? कौन सा आपको पॉलिटिकल पावर, क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। आप कितने एरिया में रहते हैं? ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम 7.5% एरिया में रहने वाले लोग 93% एरिया पे हुकूमत कर रहे हैं, बदहजमी हो गई है आपको। जो मिनिस्ट्री में डॉक्टर के पास जाए, बंद कीजिए, उनका इलाज करवाएं आप लोग सभी।
शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप लोग बीमार हो गए हैं। नहीं, बीमार तो आप लोग हो और गए हैं। इसीलिए रमजान में तो लोगों की इंसानियत जानती है। आपके यहाँ वैली में तो लोग कश्मीर में लोमड़ी की तरह, आपने अंग्रेजी में वो होता है पैक ऑफ वुल्फ्स ने जिस तरीके से सीआरपीएफ व्हीकल को जिस तरह से उस पर हमला करने का कोशिश किया, तो आप तो रमजान में ये जो आपके जिहादी है तो ये लोमड़ी बन जाते हैं, ये तो जानवर बन जाते हैं। फिर ये बताओ कि ये निजात आपको इंसान बनाने का काम कौन करे? मैंने ठेका ले रखा है उसका। आपको इंसान बना के छोड़ेंगे, आपको इंसान बना के छोड़ेंगे। रश्मि जी, मुझे गिना दीजिए कि आपको क्या कम चीज मिल रही है, क्या कम मिल रहा है आपको देश का? और ट्राई नहीं किया कश्मीर के खिलाफ, काम की नहीं है, ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। मुझे बताइए देश के और भागों से आपको क्या कमी चीज मिल रही है? अरे यार, आप गन के जरिए यहाँ पे क्या मैं चाहता था मैं आपको ईद मुबारक बोलूं। आप हमको माथी पे गणपति रख के हिंदुस्तान का पास नहीं पढ़ा सकते। ये बताइए आपको क्या कम चीज मिल रही है? आप तो दुनिया की इतनी बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं, कीजिए रेफरेंडम और मामला खत्म कीजिए। मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है क्या? रमेश जी, ये समझा दीजिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम है क्या? पॉलिटिकल प्रॉब्लम चिल्लाते हैं, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है क्या? मुद्दे बताइए, क्या मुद्दे बताइए आप इसके। पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे यहाँ पे अपने सोल्यूशन चाहते हैं, बहुत सारे चाहते हैं कि कश्मीर एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। अगर उनका कोई आधार है मतलब आप सामने आ जाएगा। मुझे स्पेसिफाई करके बताइए, क्या आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं? हाँ, रेफरेंडम में आप ऑप्शन दीजिए लोगों को क्या करना है। नहीं, क्या आप पाकिस्तान के पास जाना चाहते हैं? ये रेफरेंडम को आप भूल जाइए रमीज मखदूमी साहब, इस रेफरेंडम को आप भूल जाइए। ईद के मौके पर मैं इतना ही कहूंगा। अरे रेफरेंडम में लोमड़ी तो नहीं आ सकते ना, रेफरेंडम आपने तो उनको पैक ऑफ वुल्फ्स बना दिया। रेफरेंडम में पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रहे हैं। चलिए मैं इस बहस को यही खत्म करता हूं, लेकिन अफसोस की बात, कश्मीर के कुछ लोग पॉलिटिकल प्रॉब्लम को तो बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है, क्या उनको कब मिल रहा है, क्या सहूलियतें उनको नहीं मिल रही, इसको बताने में परहेज करते हैं। हमारी इस महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।